So hello guys, welcome back to my channel and my name is ठाकुर अनुराग सिंह and आप देख रहे हैं स्टडी स्पीयर अनुराग यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है गाइस, क्योंकि कुछ कुछ स्टडीज की वजह से मैंने भी वीडियो नहीं बनाई थी। बट एनीवेज, मुद्दे की बात करते हैं। जैसे ही आपको पता ही होगा, एग्जाम्स बहुत नजदीक है बोर्ड के, राइट। सो अब आप दे रहे होंगे आपके स्पेशल टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स एंड प्री फाइनल्स के पेपर्स। सो ऐसे ही बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हम देखेंगे एक फिजिक्स का पेपर देखेंगे हम, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बट देर इज नो नीड टू डू, देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल, बिकॉज फिजिक्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बुक में से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। सो आज हम एक स्पेशल टेस्ट करेंगे, वो पेपर करेंगे हम 2024 का, जिसने मैंने लिखा था। एंड आई विल शो द पेपर प्रेजेंटेशन होल। ठीक है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में, जिससे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सके। ठीक है, सो वीडियो के बीच में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा और मेरा एक पूरा आंसर शीट आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है और कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। सो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो आपको बता देता हूं मैं पेपर, ये आप देख सकते हैं, स्पेशल टेस्ट फरवरी 2024 पेपर, राइट। स्पेशल टेस्ट 2024 का पेपर है ये। ठीक है, आज हम इसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड आप पेपर चेक कर लीजिए, मैं वीडियो आ रही है क्लियर या नहीं चेक कर लेता हूँ। राइट, सो पेपर देख लीजिए 2024 फरवरी स्पेशल टेस्ट। सो राइट, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, एक सेकेंड। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। ठीक है, पेपर का पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी वीडियो देखिए, क्योंकि ये टाइम वेरी क्रूशियल है। जल्दी जल्दी वीडियो को स्पीड करना है, स्पीड करिए, जो करना करिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। पहले ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ यानी ओम्स लॉ, मैं आपको ऊपर ऊपर से जानकारी दे रहा हूं, आपको पता ही होगा। ओम्स लॉ इज V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ का डेरिवेशन एंड एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलएक्यू के लिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। तो ओम्स लॉ है V by I इज कांस्टेंट। ठीक है, सो हमें वो पूछा नहीं गया, हमें पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक। ठीक है, नॉन ओमिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मैं आपको जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं, ध्यान से। ठीक है, ओमिक मटेरियल, व्हाट इज ओमिक मटेरियल? सिंपल, द मटेरियल्स विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज द ओमिक मटेरियल। ठीक है, द मटेरियल्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड एज ओमिक मटेरियल, दैट्स इट। एंड द ओमिक मटेरियल, इन द ओमिक मटेरियल वीआई ग्राफ। ठीक है, वीआई का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, जस्ट आपको ओमिक मटेरियल का डेफिनेशन लिखना है पहले, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन ओमिक मटेरियल पे। ठीक है, ओमिक मटेरियल के साथ यहां पर डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल भी लिखना है ओमिक मटेरियल का, जैसे मेटल्स। ठीक है, मेटल्स आर गुड एग्जाम्पल्स फॉर ओमिक मटेरियल लाइक AU यानी गोल्ड, ठीक है, कॉपर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। व्हाट आर द नॉन ओमिक मटेरियल्स? द मटेरियल्स which doesn't obey Ohm's law are called as a non-ohmic material. So हम देखते हैं clear definition. The materials which don't obey Ohm's law are called as a non-ohmic material. ठीक है, the materials which doesn't obey Ohm's law are called as a non-ohmic material. ठीक है, non-ohmic material का सेम डेफिनेशन लिखना, उसके बाद non-ohmic material के लिए आपको एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, non-ohmic material में VI ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट नहीं होता है। ये VI ग्राफ का पॉइंट नहीं लिखेंगे चलेगा, डेफिनेशन और एग्जाम्पल काफी है। ठीक है, एग्जाम्पल एलईडीज, सोलार सेल्स,
और क्या आएंगे, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिटर्स, ट्रांजिटर्स एक्सेट्रा, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। सो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ, नॉट रे डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द, अगर कुछ पेपर में ट्विस्ट करना चाहे तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन इट। ठीक है, रिवर्बरेटरी फर्नेस की डायग्राम आपको करनी है, रिवर्बरेटरी फर्नेस की डायग्राम आपको करना है। ठीक है, रिवर्बरेटरी फर्नेस की डायग्राम करना है, उसके साथ साथ उसके पार्ट्स यानी उसके जो आइटम्स है उसको हमें अपने लेबल करना है। ठीक है, सो अभी मैं आपको डायग्राम बोर्ड पर कर देता हूं, सिंपल सी डायग्राम। ओके, डायग्राम करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हैं, लेबल कर दे सकते हैं। ठीक है, पहले यहां आएगा बेस, देन यहां पर आएगा ऐसे, देन ये कौन से लेसन से आप सोचिए एक बार, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये है मेटलर्जी से, मेटलर्जी लेसन से है ये। यहाँ पे थोड़ा ऐसे बनाइए, ये उसके बाद ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्बरेटेड फर्नेस। कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जो हम ऊपर के पार्ट है उसे हम कहते हैं चिमनी। क्या कहते हैं, चिमनी। चिमनी तो सबके घर में होगी, जहां से धुआं जाता है उसे कहते हैं चिमनी। और यहाँ पर होगा फ्यूल, जो भी हमारा फ्यूल है, जो भी हम फर्नेस में डाल रहे हैं उसका फ्यूल यहाँ पर रहेगा, उसकी जो गैस है वो ऐसे जाएगी। ये रेस, ये जो जो भी कहेंगे आप, रेस, गैस मॉलिक्यूल, जो भी आप इंडिकेट अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया ओर का जो पार्टिकल नेचर, गैस का पार्टिकल नेचर है वो निकलते जा रहा है, इसीलिए हम इसे ओर कहेंगे। और यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट है हर्थ। ठीक है, इसे नोट करना नहीं भूलेगा, हर्थ, इसे कहते हैं हर्थ। एंड ये है हमारा फायर बॉक्स। ठीक है, फायर बॉक्स, दैट्स इट, खत्म हो गया रिवर्बरेटरी फर्नेस। हमारा रिवर्बरेटरी फर्नेस बन गया। इसके बाद आप चिमनी और फायर बॉक्स, हर्थ, ये ड्राइंग कर दीजिए, ये बहुत एनफ है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए सिर्फ बहुत एनफ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, बोर्ड के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, नोट कर लीजिए। यदि आपको आता है तो वीडियो को आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हम, वो क्वेश्चन नहीं आया है एक बार स्पेशल टेस्ट में। मैक्सिमम बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी वाई टू टेक रिस्क। ठीक है, इसकी जनरल आंसर है कुछ भी नहीं है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल देर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेट्राहेड्रल। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स है और एक न्यूक्लियस है ऑफ ऑक्सीजन एटम। न्यूक्लियस किसका है, ऑक्सीजन एटम का। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेट्राहेड्रल। व्हाट इज टेट्राहेड्रल, जो चारों तरफ से जो शेप बनकर आता है हमें उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। जैसे ये हो गया, इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप। 3 डायमेंशनल में 4 एक स्टैंड की जैसा होता है उसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप, इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल शेप। सो वाटर मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी, असल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो टेट्राहेड्रल है और उसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। बट एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, बट वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व इज एज 104 डिग्रीज 31 मिनट्स। एक्चुअली अगर टेट्राहेड्रल होना चाहिए ऑल कंडीशंस के हिसाब से, तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, बट इट इज सीन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल जो है वो है 104 डिग्री 31 मिनट्स। गेस व्हाट द रीजन, जस्ट रैंडम गेस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता तो आप क्या लिखते, सो कुछ नहीं है इसमें, जस्ट सिंपल आंसर देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका आंसर है, इन आपको सेम लिखना है आंसर, इन वाटर मॉलिक्यूल्स देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस, इन वाटर मॉलिक्यूल there are 4 electron pairs around the nucleus oxygen atom, is expected to be tetrahedral
with HOH 109 degrees 28 minutes, but it is seen as 104 degrees 31 minutes because आपके बाद में आपको लिखना है because because of the lone pair and lone pair bond pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी मेजर डिफरेंस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है। लोन पेयर जो होता है, फॉर एग्जांपल हम N2 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। N2 के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं, या NH3 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। NH3 ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, यहां पर आएंगे क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। यहां पे हम देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन किसका, ये जो है हमारा नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी these electrons are called as the bond pair, ठीक है। these electrons are called as bond pair electrons, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए हैं। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होता है, आपको नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पता ही होगी। नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, यानी एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p 4 5 6 7 2p3। सो एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो 2s2 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। तो हम आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये है हमारा आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सो एक्सपेक्टेड कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। हाइड्रोजन का तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही है, ठीक है, वो बॉन्ड फॉर्म कर लेते। लेकिन जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए जो कहीं पर भी बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे, वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लोन पेयर बना लेते हैं। यही लोन पेयर के रेपल्शन, ठीक है, यहां पर जो रेपल्शन होता है, इसके और इसके बीच में रेपल्शन होता है, ठीक है, रेपल्शन होता है, ये अलग हो जाते हैं बिकॉज देर इज ए केमिकल डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसकी भी एक क्या कहते हैं, उसकी सीरीज, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, ये लोगों की स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, रेपल्शन की स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। लोन पेयर जो होता है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, रेपल करता है, ठीक है। लोन पेयर क्या करता है, बहुत ज्यादा रेपल करता है। सो ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। यही सेम फेनोमेनन होता है हमारे यहाँ वाटर के साथ, ठीक है, यही सेम फेनोमेनन होता है हमारे वाटर के साथ, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा आता है, H2O, ठीक है, H2O। ये नीचे डायग्राम भी कर देना, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर में, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया एक मिडिल, क्वेश्चन में दे दिया है न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बचे सो हमारे दो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे आएंगे, ठीक है, ये हो गया H, ये आ गया H। मैं दूसरे मार्कर से इनके जो क्या कहते हैं, लोन पेयर्स, ठीक है। हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 4 5 6 7 8। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा ये, इन एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 and 2s1, ठीक है, 2s और 3s1 राइट, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यहां से कट जाएगा, ये है हमारा आउटर शेल, ठीक है। 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी यहां पर ये दो ऐसे ही रहेगा, और ये जो P का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो Pxyz में बढ़ जाएंगे। Pxyz सब ऑर्बिटल्स, या तो आपके ये तो आपने पढ़ाई होगा क्वांटम नंबर्स में, सब ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें आपको Px Py Pz की डायग्राम्स के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद और एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करता है, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप करके 3s1 बना देता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है, ये आउटर मोस्ट नहीं हुआ, 1 2 3 4, तो यहां पर कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4,
यहाँ पे हुआ इसका 1, यहाँ पे हुए 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। ये है हमारे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। क्या है हमारे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। यहां पर क्या करता है, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से यहां पर रेपल्शन होता है, ठीक है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रेपल्शन होता है, इसलिए एंगल जो बढ़ना चाहिए वो घटकर 104 डिग्री 31 मिनट होता है। जस्ट ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, ज्यादा मत लीजिए, ज्यादा आप डीप में समझ सकते हैं जब आप टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में क्लियरली पूरा डिटेलली मेंशन होता है, ठीक है। जनरल इसके आंसर के लिए आप इतना लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रेपल्शन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में हम देखते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलोनाइड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलोनाइड। व्हाट इज सोलोनाइड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनाइड एक मटेरियल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, ठीक है। ये कॉपर का वायर होता है जो गोल 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 वाइंडिंग किया होता है, ठीक है। ये हो गया आपकी डायग्राम, ठीक है। यहां पर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट। अब इसमें क्या होएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ये तो करंट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू थम्स रूल एंड राइट हैंड थम्स रूल एक्सेट्रा के हिसाब से ये जाएगा ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ, और एक एक ऐसे आएगा बाहर की तरफ। यहाँ पर और एक लाइन आएगी और यहाँ पर भी एक और एक लाइन आएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ यहां पर भी रहेगी, इसके ऐसे गोल, फिर वैसे ही नीचे, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये रिवर्स डायरेक्शन में होगी ऐसे, ठीक है। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलोनाइड, यहां देख सकते हैं क्लियरली डायग्राम, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक एक बार रेफर कीजिए। मैं कहता हूं आप टेक्स्ट बुक पूरा रट लीजिए, ठीक है। सीबीएसई हो, एसएससी हो, आप एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, पूरी रट लीजिए, ठीक है। रट लीजिए यानी उसे ध्यान में रख लीजिए कि एक एक पॉइंट कहां पर आ रहा है, ठीक है। अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए तो आप 100% इसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सोलोनाइड के, वेरी इंपॉर्टेंट है डायग्राम ऑफ सोलोनाइड आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में आया है गाइस, ये 4 मार्क्स में आया है। दैट्स इट, जस्ट आपको डायग्राम करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एंड आल्सो ऑल द एग्जाम्स। आपको इंटरमीडिएट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इन थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन यानी मेटलर्जी का लेसन। इन थर्माइट रिएक्शन ए कंपाउंड ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद मेटल, ये पहेली की तरह दे रहा है, ठीक है। इन थर्माइट रिएक्शन ए कंपाउंड ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद मेटल, तो उसमें क्वेश्चन दे दिया है इसमें। नेम द मेटल विच इज यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। पहले थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन आप याद कीजिए, मैं आंसर तो कैसे भी देने वाला हूं, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन ए, उसमें ऑप्शन क्या है, फर्स्ट नेम द मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। पहले आप साइड में इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। साइड में इक्वेशन लिख लीजिए, Fe2O3 ferrous oxide reacts with the aluminium to form Al2O3 plus 2 iron plus heat। ये आपकी थर्माइट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम द मेटल यूज्ड इन द रिएक्शन। इसमें मेटल कौन सा यूज किया गया है इस रिएक्शन में, द मेटल, द most important metal used in this reaction is aluminium. So first answer is aluminium. Second answer, after completion of this reaction a metal is obtained। ये reaction के बाद एक metal is obtained in molten state, molten state यानी पिघला हुआ state। वो कौन सा metal है, वो है आयरन, ठीक है, वो है आयरन।
थर्ड क्वेश्चन, आप आयरन भी लिखे और सिंबल भी लिखे, प्रभाव पड़ेगा आंसर पे। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। ये है थर्ड क्वेश्चन, हमारा आंसर यही बन जाएगा, ठीक है। Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. Mention, fourth question इसमें ही, mention the most common use of this reaction. इस रिएक्शन का मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज ऑफ द रिएक्शन क्या है? तो मोस्ट कॉमन यूज ऑफ दिस रिएक्शन इज इट इज यूज्ड इन joining the रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स जब टूट जाते हैं उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। एक ट्रेन का वजन संभालने के लिए, उसे ज्वाइन करने के लिए जो मेटल यूज किया जाएगा वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए? बहुत हार्ड होना चाहिए और इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। और हमें पता ही है मोर इलास्टिक नेचर आयरन का है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ठीक है। रबर से ज्यादा भी जो इलास्टिक नेचर है वो आयरन का ज्यादा है। सो इट इज यूज्ड इन जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी, इसमें हम 4 पॉइंट हम कर चुके हैं, इसके हमें 4 मार्क्स भी मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप सोचेंगे कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे वीडियो देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो स्किप कर देंगे, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी फास्ट। नहीं तो आपको पता ही होगा मेरी एक एक वीडियो कितनी लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद एन एग्जांपल। एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद एन एग्जांपल। पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जान लेते हैं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? A reaction in which an atom or the group of atom is substituted, लिखना वर्ड जरूरी है, substituted by the or substituted or replaced by the atom or the group of atoms of other elements is called as a substitution reaction। ये हमारा substitution reaction की definition। तो substitution reaction की very 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 important reaction हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। वही टेक्स्ट बुक में से देखकर मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर लिख के बता रहा हूं, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी ज्यादा उसमें वो नहीं है, ठीक है। रिएक्शन लिख लीजिए। आफ्टर डेफिनेशन, आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यू हैव टू राइट द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू हैव टू राइट इन वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन एंड देन यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहले मीथेन, मीथेन को हम क्या करेंगे? क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे और सनलाइट में डाल देंगे, ठीक है। क्लोरीन से रिएक्ट करके सनलाइट में डालेंगे, जब हमें आएगा CH3Cl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से शिफ्ट हो रहा है और बचा क्या हो हमारे पास? एक हाइड्रोजन तो शिफ्ट हो गया, अलग हो गया, बचा एक क्लोरीन, सिंपल, ठीक है। अब इसी CH3Cl को फिर से लेंगे, अब क्या करेंगे? इसे फिर से किससे रिएक्ट करेंगे? क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेम यहां पर भी एक क्लोरीन, दो क्लोरीन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ठीक है, प्लस HCl। नेक्स्ट फिर इसी को हम लेते हैं CH2, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, CH2Cl2 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हाट, हम देख सकते हैं एक हाइड्रोजन हट जाएगा, पहले CH लिख लीजिए, ठीक है। एक क्लोरीन को ला लीजिए Cl3 प्लस क्या बचा? एक हाइड्रोजन बचा, एक क्लोरीन बचा, ठीक है, HCl। लास्ट स्टेप, 4 स्टेप लिखेंगे। CH3Cl plus Cl2 gives in the presence of sunlight gives rise to, अब C तो बचा ही नहीं, CCl4 plus HCl, ठीक है। या आप इसके नाम लिखें तो बहुत सुंदर रहेगा, मीथेन, मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम आपको समझ में आ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। फिर यह आ जाएगा हमारा मिथेलीन क्लोराइड, मिथेलीन क्लोराइड, मिथेलीन क्लोराइड। ये हो जाएगा हमारा क्या? क्लोरोफोम, ठीक है, क्लोरोफोम। ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है ये? सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। नोट कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जांपल, और आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो चुका है। आपके 4 मार्क्स आपको अवार्ड हो चुके होंगे जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे क्या? इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3, ठीक है। देखा कितना सिंपल हो रहा है आंसर, ठीक है। 2-2 लाइन के छोटे 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 आंसर है, ठीक है। वेरी फास्ट हो जाएगा, 30 मिनट्स
एग्जाम होता है 1.5 आवर का होता है, 1 आवर 30 मिनट्स का। उसमें आप 45 मिनट्स में पूरा पेपर खत्म कर सकते हैं। बाकी का आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा, केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे। देन व्हाट, आप एक बार चेक कर लेंगे उस पेपर को, डेकोरेशन करेंगे, सब मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन 3 विच इज द लास्ट सेक्शन एंड बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मार्क्स आर फ्रॉम हियर। बिकॉज एक क्वेश्चन आपको पड़ेगा 6 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, 2 6 12 मार्क्स आपके यहां पर से आ रहे हैं। सो लेट्स सी सेक्शन 3। ठीक है, इसमें अपने को समझना है एक्सपेरिमेंट कंपलसरी आएगा। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड तो बहुत लेसन्स में एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, ठीक है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स आर इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट हमारा एक एलएक्यू आ चुका है, वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल विथ यूजिंग द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हमें करना है। पहले आपको हेडिंग लिखनी है, फिर हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइज जेड आएगा यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहले हमें लिखना है फर्स्ट लाइन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, उसने कहा है। सो फर्स्ट हमें लिखना है बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में क्या दिखेगा, बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, और जो 3 फ्लोराइड्स है वो होंगे इसके एडजेसेंट एटम्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। पहले हम हर टाइम जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हम एक्साइटेड स्टेट में उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पहले हम नॉर्मल फॉर्म में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। सो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, सो 1s2 2s2 एंड लास्ट वन 2p1। तो ये है हमारी बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट। अब हम देखेंगे बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। किस में देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप होएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, 1s2 2s1 2px1 2py1, ठीक है। ये हो गए हमारे 3, एक बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, सो 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड 5। सो ये हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 3, कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 3, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन आकर इस बोरॉन के एक अनपेड ऑर्बिटल जो है 2p ऑर्बिटल है, 2px ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। सो ये लिखने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, यहां पर आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, each 2p orbital of fluorine forms the what, forms the, यहां पे कितने बॉन्ड, sp2, सिग्मा sp2 p बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा sp2 p बॉन्ड्स। क्या देखेंगे हम, सिग्मा sp2 p बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं, इसके बाद स्ट्रक्चर डालेंगे हम इसका। क्या डालेंगे इसके बाद, हम इसका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर डालेंगे। ये सब मैटर लिखने के बाद आपको ज्यादा मैटर लिखना है, मैटर भी मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा जैसे मैंने पेपर में लिखा है। उसके बाद हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले बोरॉन के नोट्स लगा लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइड में लिख लेते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1। तो हमारे आ जाएंगे 3 नोट्स, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू एल वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स, आपको नोड्स से भी पता नहीं होगा, इंटरमीडिएट में आपको नोड्स के बारे में पता चलेगा। इसे हम कहते हैं नोड्स, ठीक है। बोरॉन है हमारा सेंट्रल एटम, सो ये हमारा हो गया एक नोड, ठीक है, ये हो गया हमारा नोड्स। सो एक सेकेंड, नोड्स में पहला नोड हमारा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्रॉस आएगा। उसके बाद एक नोड जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बोरॉन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये हमारा बोरॉन के नोड्स आ चुके हैं। अब हमें क्या, BF3, तो 3 फ्लोरीन, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगेगा,
राइट, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगेगा, ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सो ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका एक पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके पेड हो जाएंगे, यहाँ पर अनपेड, यहाँ पर अनपेड, यहाँ पर अनपेड है, यहाँ पर अनपेड। ये हो गया हमारा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डालना वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हमने कहा था, हमने हाइब्रिडाइजेशन से ही इसका सॉल्व किया। यहाँ पर लिखना जरूरी है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यहाँ पर हुआ है सिग्मा। आपको देखना है बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर sp2 है, ठीक है। sp2 ये कैसे कह रहे हो सर हाइब्रिडाइजेशन, एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो सिग्मा sp2, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल खाली रहता है, तो उसके p ऑर्बिटल से ये ओवरलैप करेगा। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे सिग्मा sp2 p, यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे सिग्मा sp2 p बॉन्ड्स, ठीक है। ये हो गया हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या लिखना है, इस स्ट्रक्चर के बाद आपको नीचे कुछ मैटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है BF3 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन टिप्स है, ठीक है। एंड डू द ड्राइंग नीटली विद पेंसिल, ठीक है, सिर्फ पेंसिल से डायग्राम आपको करना है, दैट्स इट। ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस क्वेश्चन इज क्लोज, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेरिमेंट पर रिलेटेड। द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग टेकन फ्रॉम व्हिच लेसन, मैग्नेटिक फील्ड लेसन। सो मेनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हियर, ठीक है। सो राइट द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड प्रोसीजर, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से बनना, राइट द मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखना है फॉर द एक्सपेरिमेंट टू शो करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। या तो आपको पता ही है कि करंट कैरिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती ही है। सो उसको बताने के लिए आप क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट बताना है। बहुत बच्चे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, दूसरे हो जाएंगे सोलोनाइड के साथ हो जाएगा, और एक्सेट्रा। हमने डिफरेंट कॉइल को, बाइंडिंग वायर को, किसे कॉपर वायर को बाइंड कर कर डिफरेंट शेप्स बनाए हैं। उससे भी पता चल सकता है कि करंट कैरिंग वायर कंडक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज कर ले, सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर मटेरियल्स रिक्वायर्ड आपको लिख लेना है, ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड के बाद जिसमें उसने क्या पूछा है, प्रोसीजर पूछा है, ठीक है। आप लिखेंगे प्रोसीजर, ठीक है। एक थर्माकोल शीट लीजिए, एक क्लिप्स लीजिए, बेंडिंग वायर सॉरी कॉपर वायर लीजिए, कंपास लीजिए, नीडल कंपास लीजिए, और एक बैटरी लीजिए, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से इसका एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। ये आ गया हमारा थर्माकोल शीट, 3D में मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई हमारी थर्माकोल शीट लेना, थर्माकोल शीट या वुड, क्योंकि वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती, क्योंकि एक सेफ जोन में हमें एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके 2 क्लिप्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका और एक क्लिप, यहाँ पर इस पे वायर, एक कॉपर वायर लगेगा जिसके 2 एंड्स आपको लग जाएंगे। एक एंड आपको लगेगी कहाँ पर, बैटरी के टर्मिनल पर, ठीक है। एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, बैटरी के टर्मिनल। बैटरी लिखना बहुत जरूरी है। अब आफ्टर पासिंग यहाँ पर मैग्नेटिक, जब ये जो वायर है, वायर के एग्जैक्ट नीचे हमें क्या रखना है, कंपास रखना है, नीडल कंपास, ठीक है। नीडल कंपास आपको रखना है एंड द एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड। सो आपको लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, टेक्स्ट बुक को आप रेफर कर सकते हैं प्रोसीजर के लिए। वायर्स लीजिए, इसमें लगाइए, ठीक है। उसके बाद आप करंट पास कीजिए, ठीक है, करंट आप इसमें पास कीजिए। जब आपको क्या दिखेगा, ये जो नीडल है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करती है, दैट विल बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, दैट विल बी फ्लक्चुएटिंग एंड मूविंग हियर एंड देयर, बिकॉज there is a generation of magnetic field in the wire. This is the best example to show that the wire carrying current conducts magnetic field. It has magnetic field, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें
कंपास में डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस वर्ड आई गॉट, दैट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी जितना यूज करेंगे उतना अच्छा होगा। डिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द मैग्नेटिक कंपास, दिस शोज दैट करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, और लास्ट हमारा प्रॉब्लम बचा हुआ है, इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर टू गेट द फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। Without wasting the time on these experiments and writing theory part of BF3 molecule and etc., we have to do this problem which is very 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 easy. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सर्किट का डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, सर्किट का डायग्राम बना देता हूँ। ये टर्मिनल छोटा, ये बड़ा, ये हो जाएगा हमारा ऐसे, इसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, अगेन सेम पैरेलल कनेक्शन, यहाँ से भी पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा ऐसे। यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर 6 वोल्ट करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 ओम्स, 3 ओम्स। यहाँ पर करंट है 6 ओम्स। व्हाट इज दैट? 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ओम का सिंबल ये है। ठीक है, ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, यानी दोनों का, ये टोटल का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, एंड करंट फ्लोइंग इन द गिवन बिलो। तो हमें पहले लिखना है वेरी सिस्टमैटिकली सॉल्यूशन, और गिवन व्हाट इज गिवन करंट, व्हाट इज दैट करंट फ्लोइंग, दैट इज V, हम रेजिस्टेंस कहते हैं इसे। ठीक है, रेजिस्टेंस का आपको यूनिट पता ही है, वोल्ट्स, तो वो रेजिस्टेंस V इज गिवन एज व्हाट 6 वोल्ट्स। ठीक है, और आस्क्ड, हमें आस्क्ड क्या है, रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट, दैट इज I। करंट को हम I से डिनोट करते हैं। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, जस्ट आपको एलसीएम आना चाहिए, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन। देखिए, सो हम सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर अब इसका। तो हम देखते हैं पहले रिक्वायर्ड, ये आपको पैरेलल कनेक्शन में है, आपको पैरेलल कनेक्शन का रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन में रिजल्टेंट इज इक्वल टू, पहले हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 6? एलसीएम कर लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा एंड 2। एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 एंड 3 2 जा एंड 6 1 जा, इट इज 3/6, दैट इज 1/2, which is equal to how much? 1/2, 0.5, और 1/2 लिखेंगे भी चलेगा। ठीक है, 1/3 एंड 1/6। अब हमें आ चुका है ये 1/r आ चुका है, हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। सो 1/r इक्वल बराबर है ना इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट का रेजिस्टेंस 2 आ चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड का रेजिस्टेंस, सेकंड कनेक्शन का रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड कनेक्शन का रेजिस्टेंस, पहले 2 ओम्स प्लस 1/8 ओम्स। हाउ मच, व्हाट इज एलसीएम? 8, 2, 2 4 जा 2 1 जा and 4 1 जा 4 2 जा 8, 8 is the LCM and 2 4 जा 8 plus 1 5/8। what is 5/8? how much? ठीक है, 5/8 हमें नहीं चाहिए, हमें ये आ चुका है 1/r, तो हमें चाहिए r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5r is equal to 8, r is equal to 8/5। ठीक है, r is equal to how much? 8/5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 6 जा 30, 1.6। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2, हमें आ जाएगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 2 अकॉर्डिंग टू द अबव डेटा, दैट इज 2 प्लस 1.6 which is equal to 3.6 is the resistance in this question। ठीक है, आंसर आ गया रेजिस्टेंस। अब हमें चाहिए इसका करंट। ठीक है, हम साइड में लिख लेते हैं, कितना रेजिस्टेंस हमें आया है, हाउ मच, 3.6। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें आया है 3.6, यस एब्सोल्युटली राइट। अब हम करते हैं करंट। करंट का फार्मूला आपको पता ही है, बाय द ओम्स लॉ, दैट इज V is equal to IR, V by I is constant, दैट इज करंट। करंट अब फाइंड आउट करना है हमें। सो V is equal to IR, I is करंट, ठीक है, V is the potential difference,
R is the resistance. So हमें चाहिए करंट, करंट is equal to V बटे R. What is that? What we got V? We know that here it was given V as 6 volts. ठीक है, potential difference was given 6 volts and resistance we got as 3.6. After solving you will get that 1.6 ampere. Units are very important. ठीक है, ये हो गया हमारा करंट. सिंपल, क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म. 6 मार्क्स आपको मिल चुके हैं यहाँ जस्ट विद सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन. ठीक है, ये और हमारा स्पेशल टेस्ट पेपर. वेरी इंपॉर्टेंट पेपर था, एक बार रिवाइज कर लीजिए. 2x पर रख के देखिए, 3x पर रख के देखिए, बट पेपर को जरूर से देख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन टिप्स एंड हाउ टू प्रेजेंट ईच एंड आंसर, एंड आल्सो विल सी डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट आंसर शीट्स जस्ट जिसने जहां पर मैंने ही लिखा है. वेरी नीटली आई हैव रिटन एंड हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. सो बने रहिए YouTube चैनल के साथ. ठीक है, सो धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड as you know, wait just few days for the presentation tips and the question answers कैसे लिखना है. ठीक है, थैंक यू सो मच.